इस वीडियो में आइए यह देखते हैं कि जब बैटरियां पार्श्वक्रम यानी कि पैरेलल में जुड़ी हुई होती हैं उस स्थिति में क्या होता है। हमने पहले के वीडियो में यह देखा था कि जब बैटरियां श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में जुड़ी हुई होती हैं तब क्या होता है। हमें पता है कि श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होने पर इनके ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल आपस में जुड़ जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमें यहाँ पर अधिक वोल्टता मिलती है। तो यदि हमें अधिक वोल्टता चाहिए तो हम इन बैटरियों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। और उस वीडियो में हमने यह भी देखा था कि श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर इन बैटरियों के आंतरिक प्रतिरोध आपस में जुड़ जाते हैं। अगर यहाँ पर आपको थोड़ी सी भी उलझन है तो मैं आपको कहूंगा कि आप उस पहले वाली वीडियो को एक बार वापस देखें और उसके बाद इस वीडियो पर आएं। तो चलिए अब हम यहाँ पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या होगा जब हम इन बैटरियों को पार्श्वक्रम में जोड़ देंगे। इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि जब हम इन बैटरियों को पार्श्वक्रम में जोड़ते हैं तब हमें यहाँ पर अधिक धारा मिल जाती है। तो हम इसका मतलब समझने वाले हैं और उसके बाद हम इसकी इससे तुलना भी करेंगे। तो चलिए श्रेणी क्रम वाले पूरे भाग को तो हम यहाँ पर हटा देते हैं और इस पार्श्वक्रम संयोजन पर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं। तो अब हमारे सामने यह सवाल है कि अगर हम यहाँ पर इन दोनों बैटरियों के ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल और इन दोनों के आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस जानते हैं तो इनके लिए तुल्य ईएमएफ यानी कि इफेक्टिव ईएमएफ और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर मैं इस पूरे संयोजन को एक सेल से प्रतिस्थापित कर दूं तो इस सेल का ईएमएफ क्या होगा। इस सेल का प्रभाव इन दोनों के समतुल्य ही है। तो यहां पर देखिए हम इसके ईएमएफ को ईपी कह देते हैं जहां पर पी का मतलब है पैरेलल। इसके अलावा हमें यहाँ पर तुल्य आंतरिक प्रतिरोध भी पता करना है। तो इसकी गणना हम कैसे करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम यहाँ पर बहुत सारे समीकरणों का उपयोग ना करें और इसके बारे में तार्किक रूप से सोचें। तो देखिए पार्श्वक्रम संयोजन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है वह आपको पता होगी। हमने इसके बारे में प्रतिरोधकों के लिए जब हम पार्श्वक्रम संयोजन की बात कर रहे थे या संधारित्रों के लिए जब हम पार्श्वक्रम संयोजन की बात कर रहे थे तब इसके बारे में हमने जाना था। हम जानते हैं कि पार्श्वक्रम संयोजन में धाराएं जुड़ जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पर यह किसी बाह्य परिपथ से जुड़ा हुआ है तो इस बैटरी से जो हमें धारा मिलेगी और इस बैटरी से जो हमें धारा मिलेगी यहाँ पर ये दोनों धाराएं आपस में जुड़ जाने वाली हैं। तो यहाँ पर हमें जो धारा मिलेगी वे इन दो धाराओं का योग होगी। तो इस तुल्य बैटरी से हमें जो धारा मिलेगी वह इन दोनों अलग अलग बैटरियों से जो हमें धाराएं मिलेंगी उनका योग होने वाली है। अब इसका उपयोग करके मैं यहाँ पर एक समीकरण का निर्माण कर सकता हूँ। तो अब जरा यह सोचिए कि हम कैसे पता लगाएंगे कि यह धारा और यह धारा ये क्या आने वाली है। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो धारा होगी वह यह धारा प्लस यह धारा होगी। तो यह धारा इस धारा के ही समान है यानी कि यह जो धारा आने वाली है वह इन दोनों धाराओं के योग के बराबर होगी या ऐसे कह सकते हैं कि यह धारा इस धारा के बराबर आने वाली है। अब ये धाराएं ज्ञात करने के लिए हमें इस परिपथ को किसी तरह बंद करना होगा। तो हम चाहें तो यहाँ पर किसी प्रतिरोधक यानी कि रेजिस्टर को लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम यहाँ पर चीजों को सरल बनाए रखें। तो मैं इसके लघुपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के बारे में सोचता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों सिरों को इस प्रकार से तार से जोड़ दूं तो इसका लघुपथन हो जाएगा यानी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और इसी चीज को अगर हम यहां दर्शाना चाहें तो देखिए इस परिपथ का लघुपथन कुछ इस प्रकार का होगा और ये दोनों समान चीजें ही हैं। तो ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पर इस बैटरी का लघुपथन कर दिया है यानी कि यहाँ पर कोई भी बाह्य प्रतिरोध नहीं है। इसी तरह मैंने इस बैटरी का भी लघुपथन कर दिया है और कुछ इसी तरह हमने यहाँ पर इस तुल्य बैटरी का भी लघुपथन कर दिया है। अब अगर हम केवल इस बैटरी को देखते हैं तो क्या आप यह बता सकते हैं कि इस बैटरी से कितनी धारा बाहर निकल रही होगी। इसके लिए आप केवल इस वाले परिपथ पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए और जरा इसके बारे में सोचिए कि इस बैटरी से कितनी धारा निकलने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यह कैसे पता लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए अगर हम इस ऊपर वाली बैटरी के परिपथ के बारे में बात करते हैं तो इस परिपथ में जो कुल वोल्टता है वह E1 है यानी कुल वोल्टता यहाँ पर इस सेल के ईएमएफ के बराबर है। इस पूरे परिपथ में जो प्रतिरोध है वह R1 है क्योंकि इस संपूर्ण परिपथ में यहाँ पर हमारे पास कोई भी बाह्य प्रतिरोध नहीं है तो कुल प्रतिरोध केवल R1 है। तो हमें यहाँ पर वोल्टता भी पता है और प्रतिरोध भी पता है। तो अब आप जरा सोचिए कि इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में स्वयं से सोचें। तो देखिए अगर हम केवल इस ऊपर वाली बैटरी की ही बात करते हैं यानी केवल इस परिपथ पर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं तो इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी वह क्या आने वाली है। वह होगी इस परिपथ की वोल्टता बटा प्रतिरोध यानी कि यहाँ पर जो धारा होगी वह E1 बटा R1 के बराबर आ जाएगी। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। धारा आ जाएगी E1 बटा R1। तो यही वह धारा है जो इस बैटरी से निकलती है यानी यह बैटरी इतनी ही धारा को धकेलती है। और यहाँ तक कि अगर आपको सेल और विद्युत वाहक बलों से संबंधित हमारी पहले की वीडियोस याद हैं तो आपको यह पता होगा कि यही वह अधिकतम धारा है जो इस बैटरी के द्वारा दी जा सकती है। क्योंकि देखिए जब हमने इस बैटरी का लघुपथन भी कर दिया है तो लघुपथन के समय भी यहाँ पर इस बैटरी के लिए जो न्यूनतम प्रतिरोध है वह R1 है
यानी कि हमारे पास यहाँ पर R1 से कम प्रतिरोध नहीं हो सकता है, यह न्यूनतम प्रतिरोध है। तो इस स्थिति में हमें यह जो धारा मिली है यह इस बैटरी के द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम धारा होगी। अब इसी तरह आप यह भी सोच सकते हैं कि इस नीचे वाली बैटरी के द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम धारा क्या होगी। हम लिख सकते हैं कि यह अधिकतम धारा E2/R2 होगी। अब इसी तरह आप यह भी सोच सकते हैं कि इस तुल्य बैटरी के द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम धारा क्या होगी। तो देखिए, समान लॉजिक से हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम धारा होगी EP/RP। अब मैं यह भी जानता हूं कि यह धारा इस धारा और इस धारा के योगफल के बराबर होगी, क्योंकि तभी तो यह बैटरी तुल्य बैटरी कहलाएगी। तो अब इसका उपयोग करके मैं एक समीकरण लिख सकता हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इन धाराओं को आपस में संबंधित करने वाला एक समीकरण लिखें। चलिए अब हम साथ में मिलकर यह समीकरण लिख लेते हैं। तो मैं जानता हूं कि यहाँ पर यह जो धारा है EP/RP, यह इस धारा और इस धारा के योगफल के बराबर है, यानी EP/RP बराबर हमें मिलेगा E1/R1 प्लस E2/R2। तो यह पार्श्व क्रम में संयोजित सेलों के लिए समीकरण आ गया है। और अगर यहाँ पर और ज्यादा सेल जुड़े हुए होते हैं तो हमें मिल जाएगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, और इसी प्रकार से यह आगे चलता जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप इस समीकरण का मतलब समझ पाए होंगे। हमने इस समीकरण की व्युत्पत्ति एकदम तार्किक रूप से यानी कि लॉजिकली की है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस पक्ष में यह जो EP/RP है यह तो तुल्य बैटरी के द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम धारा है, और यहाँ पर हमारे पास इन अलग अलग बैटरियों के द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम धाराओं का योग है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि इन्हें पार्श्व क्रम में जोड़ने से हमें अधिक धारा मिलती है, क्योंकि बैटरियों को पार्श्व क्रम में जोड़ने से जो हमें यहाँ पर अधिकतम धारा मिलती है मैंने उसका मान बढ़ा लिया है। तो अगर आप यहाँ पर बैटरियों की धारा प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इन बैटरियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करना पड़ेगा। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आप इन बैटरियों को उचित तरीके से जोड़ें। अब क्या हो अगर हम यहाँ पर इनमें से एक बैटरी को पलट दें, तो ऐसा करने पर जो धारा की दिशा है वह विपरीत हो जाएगी। तो इस स्थिति में अब जो कुल धारा है वह इन दोनों धाराओं के अंतर के बराबर आएगी, यानी अब इन दोनों धाराओं का योग नहीं होगा। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम इन बैटरियों का संयोजन उचित तरीके से कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हो और नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हो। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप यह सोच सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस समीकरण में दो अज्ञात मान हैं जो कि EP और RP हैं। हमें इन दोनों के ही मान नहीं पता है और हमारे पास केवल एक ही समीकरण है, तो हम इनके लिए इसे हल कैसे करेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप एकदम सही हैं। हम केवल एक समीकरण की मदद से इन दोनों अज्ञात मानों को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, हमें एक दूसरा समीकरण भी चाहिए होगा ताकि हम यहाँ पर अज्ञात EP और RP ज्ञात कर पाएं। तो क्या अब यहाँ पर आप उस दूसरे समीकरण के बारे में सोच सकते हैं? तो देखिए, दूसरा समीकरण हम यहाँ पर केवल प्रतिरोधों को देखकर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब प्रतिरोध पार्श्व क्रम में होते हैं तब क्या होता है। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पर तुल्य आंतरिक प्रतिरोध के लिए समीकरण लिखने की कोशिश कीजिए जब हमें पता है कि ये दोनों प्रतिरोध पार्श्व क्रम में हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने स्वयं से कोशिश की होगी। तो चलिए अब हम साथ में मिलकर इसे लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि जब प्रतिरोध पार्श्व क्रम में होते हैं तो उसके लिए सूत्र क्या होता है। यह होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो ध्यान दीजिए, पहले तो मुझे जब R1 और R2 के मान पता हो तो हम यहाँ पर RP का मान यानी कि तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, और उसके बाद यह मान यहाँ पर प्रतिस्थापित करके हम तुल्य EMF भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से जब बैटरियां पार्श्व क्रम में जुड़ी हुई होती हैं तो हम EP और RP के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों की तुलना करना चाहें तो हम यह समझ सकते हैं कि अगर हमें हमारी बैटरियों से अधिक वोल्टता चाहिए तो हमें बैटरियों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए, लेकिन क्योंकि श्रेणी क्रम में संयोजित करने से इनका आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, तो अधिक धारा प्राप्त करने के लिए यह एक अच्छी चीज या उपयुक्त चीज नहीं है। अगर हमें हमारी बैटरियों से अधिक धारा चाहिए तो हमें बैटरियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करना चाहिए, क्योंकि हमें याद है कि जब हम प्रतिरोधों को इस तरह से पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं तो जो नेट प्रतिरोध है वह घट जाता है। तो जब बैटरियां इस प्रकार से पार्श्व क्रम में जुड़ी हुई होती हैं तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है और इसकी वजह से हमें अधिक धारा मिल जाती है। लेकिन अब आपको बता दूं कि असल जीवन में हम श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम दोनों को मिश्रित करके चीजों का निर्माण कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक विद्युत गाड़ी यानी कि इलेक्ट्रिक कार बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमें एक निश्चित वोल्टता चाहिए और बैटरी से निश्चित राशि में धारा चाहिए। तो अब यह करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बैटरियों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते जाएंगे जब तक कि हमें यहाँ पर जो EMF चाहिए वह ना मिल जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बहुत सारे श्रेणी क्रम संयोजन लेंगे और उन्हें पार्श्व क्रम संयोजन में व्यवस्थित करते जाएंगे जब तक कि हमें हमारी अधिकतम धारा ना मिल जाए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमेशा श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन के मिश्रण का ही हम उपयोग कर रहे होते हैं।